नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नया एक नया तंत्र जो श्वसन तंत्र है या रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्वसन की प्रक्रिया आखिर है क्या। श्वसन की प्रक्रिया आखिर है क्या? तो मनुष्य में जो श्वसन है, श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन, वो वास्तव में क्या है? एक सामान्य सी प्रोसेस है। यदि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसे ही एक्सहेल और इनहेल को एक सामान्य सी प्रक्रिया या श्वास लेने या श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जब भी हम श्वास लेते हैं, क्या करते हैं? श्वास लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम CO2 को बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस जो कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये एक सामान्य सी प्रोसेस है जो हमारे नासा छिद्र, ट्रैकिया, फेरिंक्स और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई तक संपादित होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है, ऑक्सीजन को लेना, इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके या विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब हमने परिसंचरण तंत्र और उसके पहले पाचन तंत्र पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और उनको विघटित करके ऊर्जा का निर्माण करती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। आपको ये याद रखना है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है? आपके फेफड़े या लंग्स हैं। क्या है? फेफड़े या लंग्स हैं, जहां पर गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, और इसीलिए हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर आप ये चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र आखिर क्या है? कि मानव श्वसन के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। जैसा कि मैंने क्लास के शुरुआत में बताया कि जैसे आपका नासिका है, नासा मार्ग है, ग्रसनी है या फेरिंग्स है, सैरिंग्स या लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, और ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है और फेफड़े। इसमें अभी ब्रोंकियोल्स के बाद एक उससे भी छोटा ऑर्गन जुड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभी कुछ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ट्रैकीपेनिया क्या है और ब्रैडीपेनिया क्या है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट जो है, श्वास लेने की जो दर है, श्वास लेने की क्षमता या श्वास लेने की जो दर है, वो क्या कहलाती है? रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? रेस्पिरेटरी रेट कहलाती है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट अर्थात श्वसन दर। क्या बोलेंगे इसे? रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर। अभी इस समय कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि जो न्यू चाइल्ड है या न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? न्यू बॉर्न अर्थात नवजात शिशुओं में, न्यू बॉर्न अर्थात नवजात शिशुओं में कितनी है? नवजात शिशुओं में कितनी है? 30 से 60 प्रति मिनट। कितनी होती है? नवजात शिशुओं में 30 से 60 प्रति मिनट होती है। ठीक है ना? इसके बाद जब उनका अर्ली चाइल्डहुड होता है,
अर्ली चाइल्डहुड, याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्राथमिक शैशवावस्था, ठीक है। प्राथमिक शैशवावस्था में ये होती है 20 से 40 प्रति मिनट, थोड़ा सा घट जाती है 20 से 40 प्रति मिनट। इसी के बाद जब हम उनके लेट चाइल्डहुड की बात करेंगे, मतलब आप ये माने कि न्यू बॉर्न बेबी हो गया, नवजात शिशु, फिर 3 मंथ्स टू 2 ईयर, ये हो कहलाएगा अर्ली चाइल्डहुड, और 2 इयर्स टू 5 इयर्स ये कहलाएगा लेट चाइल्डहुड। क्या कहलाएगा? लेट चाइल्डहुड। और इसमें जो होती है वो कितनी होती है? लगभग ये 15 से 25 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है साथियों? 15 से 25 प्रति मिनट होती है। जबकि इन एडल्ट कितनी होती है? ये 12 से 16 प्रति मिनट। कितनी होती है? 12 से 16 प्रति मिनट ये एडल्ट में होती है, ठीक है। अब दो शब्द हैं, एक आता है ट्रैकीपेनिया और दूसरा आता है ब्रैडीपेनिया। इसी तरह जब हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो उसमें हृदय के लिए आया था एक शब्द जिसका नाम था ट्रैकीकार्डिया और दूसरा था ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकी का मतलब होता है बढ़े। ट्रैकी का मतलब क्या होता है? बढ़े। कौन? कार्डिया। कार्डिया मतलब हृदय की धड़कन। यदि हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए तो वो बीमारी कहलाएगी ट्रैकीकार्डिया। और यदि सामान्य से कम हो जाए, सामान्य से कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? ब्रैडीकार्डिया कहलाएगी। सेम वही चीज आपको यहां पे याद रखना है कि यदि ट्रैकीपेनिया है अर्थात श्वसन दर सामान्य से, मान लीजिए कि एडल्ट की जो श्वसन दर है वो 12 से 16 है और यदि 12 से 16 की बजाय ये ज्यादा हो जाए, अर्थात हमारी श्वसन दर सामान्य से क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है ना, ये एरो बढ़ने का है, सामान्य से बढ़ जाए तो बीमारी क्या होगी? ट्रैकीपेनिया होगी। बीमारी नहीं, कभी कभी सामान्य परिस्थितियों में भी बढ़ती है, ठीक है। और ब्रैडीपेनिया का मतलब होगा यदि श्वसन दर सामान्य से क्या हो जाए? घट जाए, सामान्य से घट जाए तो ये क्या कहलाएगा? ब्रैडीपेनिया कहलाएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आता है? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। क्या कहेंगे इसे? श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच होता है? हमारे मुख गुहा से लेके श्वसन अर्थात फेफड़ों के मध्य, अर्थात वातावरण के एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से अशुद्ध वायु जो है वो वापस एटमॉस्फेयर तक जाती है। इसके बारे में कहा जाएगा कि ये किसके बीच में होता है? कि ये रक्त और लंग्स के बीच में होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो किसके बीच होता है? ब्लड एंड लंग्स, ठीक है। किसके बीच होता है? ब्लड और लंग्स के बीच, अर्थात फेफड़ों के बीच, रक्त और फेफड़ों के बीच, रक्त और फेफड़ों के
बीच, ये आपको याद रखना है। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो किसके बीच होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब जो हमने ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के माध्यम से अब कोशिकांगों तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे हमने कोई वर्क किया तो वहां पे CO2 जनरेट हुई और ऑक्सीजन ने उसे एनर्जी प्रदान की, तो ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू CO2, ठीक है, और वो CO2 फिर उस ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक आई और फेफड़ों से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी गई। तो इन कोशिकाओं में जो हुआ, जो इन टिश्यूज में हुआ, वो कहलाएगा का इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है इन ब्लड एंड टिश्यू, किसके बीच होगा? ब्लड और टिश्यू के बीच, अर्थात रक्त और ऊतकों के बीच। किसके बीच होगा? रक्त और ऊतकों के बीच। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं कि फेज ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। फेज ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, अर्थात रेस्पिरेशन में कितनी फेज पाई जाती हैं। आप इसे थोड़ा चाहें तो स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। तो फेज ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रकार का है। ये भी एक होगा एक होगा सबसे पहले इनहेल। सबसे पहला क्या होगा? इनहेल, अर्थात श्वास लेना। क्या कहेंगे? श्वास लेना, अर्थात हमारे श्वास लेते समय क्या हुआ? हमारे नासिका मार्ग से, एटमॉस्फेयर से जो भी वायु है वो हमारे सामान्य तौर पे फेफड़ों में आई। ये हो गई श्वास लेने की प्रक्रिया या इनहेल करना, श्वास लेना। और दूसरी हो जाएगी एक्सहेल। एक्सहेल अर्थात श्वास छोड़ना। क्या कहेंगे? श्वास छोड़ना, एक्सहेल करना, अर्थात हमारे फेफड़ों से जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। इसे क्या कहा जाएगा? एक्सहेल करना, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अभी किसी एग्जाम में एक चीज पूछी गई थी कि कौन सी एक्टिव प्रोसेस है और कौन सी पैसिव प्रोसेस है। कौन सी एक्टिव प्रोसेस है और कौन सी पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए कि जब आप श्वास लेते हैं, जब भी आप श्वास लेते हैं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब हमें सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। मतलब हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा देहांत हो जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और अगर हमने श्वास लिया तो वो श्वास अगर हम ना छोड़ना चाहें तो फिर भी हमें एक समय बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। तो श्वास छोड़ने की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, एक सामान्य सी प्रोसेस है, शरीर उसे बाहर निकालेगा ही, ठीक है। तो इनहेल जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेल जो है वो पैसिव प्रोसेस है। आपको इसे नोट लगा के आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि इनहेल इज एक्टिव प्रोसेस। श्वास लेना जो है वो क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है? एक एक्टिव प्रोसेस है। जबकि एक्सहेल जो है वो क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। कैसी है? पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इनहेल एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेल पैसिव प्रोसेस है। तो आपको ये चारों चीजें समझ में आई बच्चों, ठीक है। चलिए अब आती है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या आता है? एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो एनाटॉमी है अर्थात इसके आंतरिक उसमें, इसमें दो ट्रैक्ट पाए जाते हैं। एक तो अपर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन। इन सारे अंगों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है, एक तो अपर पार्ट हो गया और दूसरा हो गया लोअर पार्ट। कौन सा? लोअर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। एक हो गया अपर पोर्शन और दूसरा हो गया लोअर पोर्शन, ठीक है ना। अपर पोर्शन क्या होता है और लोअर पोर्शन क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे कि अपर पोर्शन में जो है उसमें कौन कौन से होते हैं? नोज होती है, फेरिंग्स होती हैं
और लैरिंग्स होती हैं। अपर पोर्शन में क्या क्या होगा, हमारा नोज होगी अर्थात नाक, फिर फेरिंग्स होगी, फेरिंग्स अर्थात स्वर यंत्र, और लैरिंग्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट जो हैं वो किस में आएंगे, आपके अपर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम में। जबकि लोअर पोर्शन में जो है वो क्या आएगा, आपका ट्रैकिया आ जाएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आ जाएगी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे, ब्रोंकियोल्स, और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपके लोअर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है इसे। ये कंप्लीट डायग्राम है जो आपके लिए कवर करेगा। ये देखिए, इसमें नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों मिला के क्या कहलाएगा, अपर पोर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर पोर्शन कहलाएगा। ठीक है ना, ये अपर पार्ट हो गया। और यहीं से आप देखिए कि ट्रैकिया, ठीक है ना, मेन ब्रोंकाई, उसके बाद आपका पूरे ब्रोंकियोल्स, ये जो पूरा है, ठीक है, और इसी में लगी हुई, अब यहाँ पे देखिए आप इसे, ये एल्वियोलर शैक है, ये जो पूरा है ये क्या है, एल्वियोलर शैक है, ये एल्वियोलाई है। ठीक है ना, ये एक एक एल्वियोलाई है, और ऐसी लगभग 300 करोड़ होती हैं। कितनी होती हैं, 300 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं यहाँ पे। कितनी होती हैं, 300 करोड़ एल्वियोलाई यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक आपकी नासा हो गई अर्थात नासा मार्ग, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो होती है नेजल कैविटी अर्थात ये वाला पूरा भाग, उसके बाद नॉस्ट्रल कॉन्कियाई, इसकी निचला पोर्शन जो है, और नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये आपके जो दो वेस्टिब्यूल होते हैं, नासा छिद्र हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये देखिए, ये आपके गर्दन के सामने वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स या स्वर यंत्र, जहां से हमारा स्वर निकलता है, ये जिसमें से निकल रहा है वो आपका कहलाता है फेरिंग्स। और उसके नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस पाई जाती है, थायराइड की कार्टिलेज, ये जो है ये क्या है, हड्डी नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है ना, उसके बाद यहीं पे वोकल फोल्ड्स पाए जाते हैं, एक बलन पाया जाता है जो जब भोजन जाता है तो उसे आपकी जो श्वास नली है उसे बंद कर देता है, और जब हवा लेते हैं हम तब आपके भोजन नली अर्थात ईसोफेगस को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रैकिया। फिर उसके बाद इसमें मेन ब्रोंकाई है, ये पूरी, ये मेन ब्रोंकाई है। ठीक है, ये दो, और उसके बाद आप देखिए बहुत सारी जड़ों के रूप में निकली हुई हैं, तो ये कहलाई ब्रोंकियोल्स, ये पूरी ब्रोंकियोल्स हैं। और ब्रोंकियोल्स से एक ब्रोंकियोल का अगर हम देखें तो एक ब्रोंकियोल में ऐसे 1 2 3 जो है वो क्या पाई जाती हैं, एल्वियोलाई पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। और इनके नीचे देखिए, ये आपका जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये आपका क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट क्या है आपका, डायफ्राम है। ठीक है, तंतुपट है। अब अगर आप इसे यहां पे देखें तो आपका जो दायां फेफड़ा है वो आपके बाएं फेफड़े की तुलना में क्या है, बड़ा है। अर्थात ये वाला जो पोर्शन है ये राइट लंग्स है, आपका राइट लंग्स है, वो लेफ्ट लंग की तुलना में ये क्या है, बड़ा है। लेफ्ट लंग की तुलना में क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो लेफ्ट लंग की तुलना में बड़ा क्यों है, क्योंकि जब हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था विद्यार्थियों, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा हृदय है वो हमारी दूसरी और छठवीं रिब्स के बीच में आंशिक रूप से बाईं ओर स्थापित होता है, और इसका निर्माण फेफड़ों के निर्माण से पहले हो जाता है। तो जब ये पहली तरफ से बाईं ओर बना हुआ है तो जो भी फेफड़ा अब बाद में आएगा वो उतनी ही जगह पे बनेगा जितनी जगह अब उसके लिए बची हुई है। तो इस नौच को, हृदय के कारण पाई जाने वाली इस नौच को क्या कहते हैं, कार्डियक नौच कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक नौच कहते हैं, NOTCH, कार्डियक नौच कहते हैं, जिसके कारण बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। तो आप इसे चाहें तो एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि कार्डियक नौच, कार्डियक नौच की, कार्डियक नौच के कारण बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है।
ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें अब जो अपन आगे पढ़ेंगे कि नासिका जो है वो मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है, जिसमें दो गोलाकार बाह्य नासिका क्षेत्र होते हैं और अंदर नासा मार्ग या नेशनल पैसेज में खुलते हैं। आप चाहें तो इसे लिख दे सकते हैं, है ना, जो अपन ने अभी पढ़ा है डायग्राम में। दूसरा क्या होता है, नासा मार्ग या नासल पैसेज। इसका मुख्य कार्य जो है वो सूंघने से संबंधित है। इससे संबंधित है, सूंघने से संबंधित है, और ये श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की जो गुहा है वो कैविटी या म्यूकस कला कहलाती है। म्यूकस अर्थात इसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। इस नासा मार्ग में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जो आने वाले सूक्ष्म कणों को, धूल के कणों को आपस में चिपका लेते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। यह स्तर लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्त्रवित करता है। कितना? आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्त्रवित करता है, जो धूल के कण और जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है ना। ये शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले वायु को नम और शरीर के ताप के अनुकूल बनाती है। क्या करती है? ये शरीर के अंदर जो प्रवेश कर रही है वायु, उसे नम, क्योंकि म्यूकस है उसमें, और ताप के अनुकूल, क्योंकि अगर हम बहुत गर्म प्रदेश में जा रहे हैं तो वो उतनी ही गर्म वायु हमारे पूरे ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकियोल्स तक ना पहुंचे। इसीलिए ये एक पूरा चैम्बर है जो उस वायु को क्या करती है, समान कर देती है। जितना हमारा शरीर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से ही आगे वायु प्रवेश करेगी। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रसनी या फेरिंक्स। तो नासा मार्ग के ठीक पीछे स्थित होती है और यहीं से श्वास नली जो है प्रारंभ होती है। लैरिंक्स को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहते हैं। इसे ट्रू वोकल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू वोकल बॉक्स। अर्थात जो हमारी आवाज है वो हमारे लैरिंक्स या स्वर यंत्र से ही निकलती है, जो इस एडम्स एप्पल के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी की श्वास नली से जुड़ता है, स्वर तंत्र या लैरिंक्स कहलाता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है ना। जब भी कुछ निकलना होता है, ये एपिग्लॉटिस मैंने पाचन तंत्र में बताया था कि एपिग्लॉटिस अर्थात वह संरचना जो हमारे, जब हम मुंह गुहा खोलते हैं तो एक संरचना ऐसे लटकती हुई दिखाई देती है, वो आपकी एपिग्लॉटिस है। ठीक है। वही जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे जो श्वसन नाल है उस पे जाके वो सेट हो जाती है, ताकि जो भोजन है वो श्वसन नाल में ना चला जाए, और जब हम सांस लेते हैं तब हमारे वो भोजन वाले मार्ग पे जाके अटक जाती है, जिसके कारण से जो श्वास है वो आपके इधर ना चले जाए। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एपिग्लॉटिस एक इतना सा कार्य करता है। देखिए ये है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये हो गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके बारे में आपने शुरुआत में पढ़ा था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आएगा? एक तो नेजल कैविटी आएगी, दूसरा आपका क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, और तीसरा आपका लैरिंग्स आएगा। इसे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या पाया जाता है। तो अपर में 3 आएंगे, ठीक है, और लोअर में भी 3 ही होंगे। सबसे पहले ट्रैकिया होगा, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई होंगी, और फिर लंग्स होंगी। ठीक है। तो ट्रैकिया होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई होंगी, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है 2, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये ब्रोंकियोल्स हो गई, और इन ब्रोंकियोल्स में आगे चल के ऐसे एल्वियोलाई जुड़े होंगे, और ये दोनों लंग्स हो गए। ये राइट लंग हो गया और उधर साइड दूसरा लेफ्ट लंग होगा। ठीक है। अब आते हैं ट्रैकिया पे। तो लैरिंग्स के ठीक पीछे ट्रैकिया से जुड़ा होता है। यह श्वास नली या ट्रैकिया वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। अब देखेंगे तो वो ट्रैकिया ही आगे चल के 2 भाग में प्रवेश करती है, और इसकी लंबाई जो है श्वास नली की वो कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर। यहां तक लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसकी दीवार को चिपकने से बचाने के लिए अपूर्ण वलय इसकी संपूर्ण लंबाई में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैसे ये अगर प्रवेश कर रही है तो ये कमजोर है और पतली है, तो इसकी तरफ सी शेप्ड ऐसे करके क्या पाए जाते हैं? एक सुरक्षा आवरण पाया जाता है, या इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं। अब रिंग अगर अपन बनाएं तो वो पूरी
गोल होगी, लेकिन इनकम्प्लीट है अगर, तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे बनेगी, सी शेप्ड में। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए क्या लगे होते हैं, 12 से 20 जो है वो सी शेप्ड रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, श्वास नली नीचे की ओर वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी में प्रवेश करके दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं या ब्रोंकस कहते हैं, और दोनों ओर के जो ब्रोंकस हैं वो दोनों फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। अब अपन देखें, जैसे इसके जस्ट पहले वाले चित्र में, कि ये आपकी ट्रैकिया हो गई, ये लैरिंग्स आया आपका, और यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, तो इसी में ऐसे सी शेप्ड जो है वो संरचनाएं पाई जाती हैं, और उसके बाद ये ब्रोंकाइटिस अर्थात दो ब्रोंकाइटिस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाएंगे, और फिर ये ब्रोंकाई जो है वो बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दाईं ओर का ब्रोंकस दाएं फेफड़े में प्रवेश करके 3 भागों में बंटता है, जबकि बाईं ओर का ब्रोंकस बाईं फेफड़े में बढ़कर 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब ये 3 और 2 का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि दायां फेफड़ा जो है वो बड़ा होता है, इसलिए उसमें 3 भाग बंटते हैं, और बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए उसमें ब्रोंकाई जो है वो 2 भागों में बंटती है। ठीक है, और ये ब्रोंकाई जो है आगे चलकर पतली शाखाओं में, इसे आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, ये मैंने बोला हुआ है पहले कि प्रत्येक में 300 करोड़ एल्वेलाई पाई जाती हैं, और मनुष्य का दायां फेफड़ा बड़ा जबकि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इनके अंतिम सिरों पर ये देखिए छोटी छोटी अंगूर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वायुकोश या एल्वियोलाई कहते हैं। ये आपने इस मैप में पढ़ा हुआ है। फिर वही चीज है जो बोली है, सारी चीजें देख लीजिए। ठीक है ना, एक जोड़ी फेफड़े हैं, संरचना स्पंज के समान होती है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है, और प्रत्येक फेफड़ा, हाँ आपको एक चीज और जो याद रखनी है कि ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। आप एक चीज और याद रखिए विद्यार्थियों, कि जितने भी मानव शरीर में अंग पाए जाएंगे, जैसे मस्तिष्क पाया जाएगा, इसके चारों तरफ भी एक आवरण पाया जाएगा। हृदय हमने पढ़ा, उसके चारों तरफ भी एक आवरण हमने पढ़ा था, पेरिकार्डियम कह रहे थे उसे। और ये फेफड़े हैं, इनके चारों तरफ भी ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि हम कभी भी कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, कहीं भी गिर जाएं, तो हमारे शरीर के इन कोमल अंगों को किसी प्रकार का आघात ना लगे, किसी प्रकार से ये चोटिल ना हो जाएं इन हड्डियों के कारण, क्योंकि हमारे कंकाल तंत्र में अस्थियां हैं। अब इन जहां पे हमारे फेफड़े हैं उसके जस्ट बाहर हड्डियों का एक पूरा ढांचा है। ठीक है, तो कभी हम कूद रहे हैं तो ये आके उनसे टकराएंगे, और हड्डियां कठोर कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई हैं, तो उनसे टकरा के ये इंजर्ड ना हो जाएं। उस इंजर्ड से बचाने के लिए क्या होता है, इनके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसे हम अलग अलग अंगों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फेफड़ों में जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है, ये हमने परिसंचरण में पढ़ा था कि यहाँ से ऑक्सीजन रक्त आता है, ऑक्सीजन रक्त के साथ चला जाता है, और CO2 जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आते हैं डायफ्राम पे। तो डायफ्राम जो है एक निचला भाग पट्टी नुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। यह वक्ष और उदर के बीच विभाजन का कार्य करता है, और सांस लेने और सांस छोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो डायफ्राम है, ये ये चारों तरफ से ये प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। ये चारों तरफ से प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, और इनसे लगा हुआ है डायफ्राम। तो मनुष्य के जो फेफड़े हैं
मनुष्य के जो फेफड़े हैं वो कैसे फेफड़े हैं? बल फेफड़े हैं। कैसे फेफड़े हैं? बल फेफड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो हम सांस लेते हैं वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं वो जरूरी है, ठीक है ना, तो बल फेफड़े हैं। यदि बाहर से कोई वायु, मतलब अगर मान लीजिए कि कभी डायफ्राम में कोई छेद हो जाए तो हमारे फेफड़े कैसे होंगे? दब जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसीलिए सांस लेना जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और डायफ्राम उसका एक सुरक्षात्मक आवरण है कि कभी भी इनमें कुछ ऐसा ना हो कि हमारे फेफड़ों में इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो डायफ्राम वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है। उसके अलावा प्लूरल मेम्ब्रेन के अलावा ये एक सुरक्षात्मक आवरण भी है। यहां तक अपनी कहानी है जो श्वसन तंत्र में आपको पढ़नी थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चल के नर्वस तंत्र अर्थात तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आप हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए और यदि आपको हमारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या समझ में आती हैं तो उसे शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में आपके कमेंट पर हम उसका एक विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद।